आपका स्वागत है हमारे चैनल नोएंदू क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम पे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं गॉस थ्योरम के बारे में 4 टिप्स भी आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ में एक क्लोज सरफेस है और एक ओपन सरफेस है। आप देख सकते हैं क्लोज सरफेस है और एक ओपन सरफेस है। गाउस का थ्योरम जो है किसी ओपन सरफेस के लिए नहीं है, गाउस का थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के लिए है। गाउस का थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन उस क्लोज सरफेस के बाहर के चार्ज के साथ नहीं बल्कि उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज के साथ दिखाता है। गाउस का थ्योरम कहता है कि किसी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज का, इनसाइड के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम को लिख भी दिया है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface। यानी क्लोज सरफेस द्वारा जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा, जो उसके अंदर में चार्ज होगा, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। देखिए इस गॉस थ्योरम को हम आपको मैथमेटिकल रूप में भी दिखाते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे क्लोज सरफेस लिया, कैसा भी आकार का है, रैंडम आकार का हमने क्लोज सरफेस ले लिया। सरफेस बस क्लोज होना चाहिए, ये मतलब है। इस क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज, इस क्लोज सरफेस के अंदर में क्यू चार्ज है। आप जानते हैं कि क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स को हम लोग डी के इंटीग्रेशन पे सर्किल देकर दिखाते हैं। ये फ्लक्स वाले वीडियो में ये बात बताया हुआ है। तो ये टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का क्या हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन उस पर सर्किल। अब देखिए इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज क्यू है इसका 1/ε0 टाइम्स होगा। तो क्यू इंटू 1/ε0। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस के थ्योरम को इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले चार्ज के लिए मैथमेटिकल रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पे एक हम सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2 और यहां पे चार्ज है Q3। फिर देखिए इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा, डी का इंटीग्रेशन। देखिए इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अंदर के चार्ज के, इनसाइड के चार्ज का, इनक्लोज किए गए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो अंदर में इनक्लोज किया गया टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इंटू 1/ε0। इस वाले एग्जाम्पल के लिए भी हमने गॉस थ्योरम को मैथमेटिकली अप्लाई कर दिया। अब देखिए एक और हम आपके सामने लेते हैं कोनिकल क्लोज सरफेस। यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2 और यहां पे चार्ज है Q3। अब इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे डी का इंटीग्रेशन, उस पर सर्किल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। तो अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, जब कोई चार्ज नहीं है तो कितना चार्ज है, 0, इसलिए 0 इंटू 1/ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेता हूं। यहां पे मैंने एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया। यहां पे चार्ज है Q1, इसमें यहां पे चार्ज है -Q2 और यहां पे चार्ज है Q3। अब आप देख सकते हैं इसके लिए क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा, अंदर का चार्ज, अंदर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं Q1 और Q3 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, निगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, Q1 प्लस Q3 अब माइनस Q2। इस टोटल चार्ज का गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होगा इस टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो इस तरह से गॉस का थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स का रिलेशन उस क्लोज सरफेस के इनसाइड के चार्ज के साथ जो बताता है, उस गॉस थ्योरम को हमने कुछ एग्जांपल लेकर यहां मैथमेटिकली अप्लाई करके एक्सप्रेस करके दिखाया। अब मैं आपको गॉस थ्योरम से रिलेटेड 4 टिप्स बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिप नंबर 1 पे। गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के फ्लक्स का रिलेशन उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज के साथ दिखाता है। और गॉस थ्योरम बताता है कि टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का उसके क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। आप देख सकते हैं फ्लक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी का इंटीग्रेशन और इज इक्वल टू चार्ज को क्यों लिख सकते हैं 1/ε0।
आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में यहां पर चार्ज है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसके बारे में हमको पहले से मालूम होता है। इप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। किसी भी डिफाइंड फिगर का एरिया, चाहे वो फिगर स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कोन हो, कोई भी डिफाइंड फिगर हो, उसका एरिया हम लोग पहले से जानते हैं। इसलिए गॉस थ्योरम का जो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। गॉस थ्योरम हमको सबसे ज्यादा मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास पहले से भी लॉ है, कूलॉम्स लॉ, उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन कूलॉम्स लॉ में परेशानी है कि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके कारण आप कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलेंगे तो आपको बड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा। वहां पर भी निकलेगा लेकिन बहुत मुश्किल ढंग से निकलेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण गॉस थ्योरम को अप्लाई करके निकालेंगे तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने के लिए 2-3 एप्लीकेशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहला टिप मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 पे। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। जिस सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई किया जाता है उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है जो किसी चार्ज को इनक्लोज करता है। जहां भी आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे वहां पे गॉसियन सरफेस दिया हुआ रहेगा, अथवा नहीं दिया हुआ रहेगा तो वहां पे आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। गॉस का थ्योरम किसी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है अथवा किसी एसिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। कहने का मतलब रेगुलर गॉसियन सरफेस है उसके लिए भी और इरेगुलर गॉसियन सरफेस है उसके लिए भी। लेकिन अगर गॉस का थ्योरम अप्लाई करके आप किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वैसी स्थिति में उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर हम लोग सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करते हैं ताकि उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल पाए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, अगर इसके चारों ओर इरेगुलर शेप का एसिमेट्रिक शेप का अगर हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया तो आप देख सकते हैं इस चार्ज के कारण यहाँ पे डिस्टेंस होगा r1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर E1। अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस हो गया r2 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर E2। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया r3 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर E3। तो यहाँ पर अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे भी तो आप कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करके इस चार्ज के कारण या ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब गॉस थ्योरम कैसे भी क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो वहां पे हम लोग सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करते हैं। जैसे देखिए अगर ये पॉइंट चार्ज है और इसके चारों ओर अगर हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर डिस्टेंस r है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है, तो यहाँ का भी डिस्टेंस r होगा और यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस r होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा, यहाँ भी डिस्टेंस r होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा। और यहाँ पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करके इस चार्ज के कारण या ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे ताकि उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन पर हो, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग को गॉसियन सरफेस इमेजिन करना हो ताकि इस चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए, तो देखिए हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोनिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, देख सकते हैं, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ का डिस्टेंस r1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वेक्टर E1। यहाँ का डिस्टेंस r2 है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वेक्टर E2। तो यहाँ पे अगर आप गॉस थ्योरम लगाएंगे भी तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसलिए इस स्थिति में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तो वहां पर हम लोग कोनिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन नहीं करेंगे। फिर आप देख लीजिए अगर हम यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का डिस्टेंस अलग है
और उसी तरह से यहाँ का डिस्टेंस अलग है, R2 है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 है, यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 है। और इसी तरह से इस पूरे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अलग अलग होगा। इसलिए आप अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी लेंगे तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप देखिए इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, तो यहाँ का भी डिस्टेंस r है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा, यहाँ भी डिस्टेंस r है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा। यानी इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। और यहाँ पे अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे तय हो गया कि अगर पॉइंट चार्ज हो तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अगर लीनियर चार्ज हो तो वहां पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे ताकि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल पाए। अब जरा देखिए, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पर हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रूप से किसी सरफेस पे हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। अगर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो गॉसियन सरफेस या तो सिलिंड्रिकल होना चाहिए या क्यूबॉइडिकल होना चाहिए। और वो क्यूबॉइडिकल अथवा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस सरफेस पर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों तरफ सेम डिस्टेंस तक होना चाहिए और इसके अक्रॉस पास करना चाहिए। आप देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे आप देखिए अगर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इधर अगर r डिस्टेंस तक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वेक्टर E, और इधर भी आपको r डिस्टेंस तक लेना पड़ेगा। अगर इधर भी r डिस्टेंस तक है तो इस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। आप जानते हैं इस सरफेस से दोनों तरफ r डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू होगा। और अगर आप गॉसियन सरफेस दोनों तरफ सेम डिस्टेंस तक लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, तब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करके आसानी से इस सरफेस के कारण r डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू निकाल पाएंगे। अथवा ऐसा आप अगर क्यूबॉइडिकल सरफेस लेते हैं दोनों तरफ सेम डिस्टेंस तक पास करता हुआ, देखिए क्यूबॉइडिकल, इधर भी r डिस्टेंस तक, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E होगा और इधर भी यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E होगा। तो अगर सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस सरफेस के आर पार गुजरता हुआ दोनों तरफ सेम डिस्टेंस तक का या तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अथवा क्यूबॉइडिकल गॉसियन सरफेस का हम लोग इमेजिनेशन करेंगे ताकि उस यूनिफॉर्म सरफेस पर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आसानी से निकाल पाए। तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, अगर पॉइंट पर का चार्ज हो तो उसके चारों ओर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, लाइन पर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, अगर सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके अक्रॉस दोनों तरफ सेम डिस्टेंस तक पास करता हुआ सिलिंड्रिकल अथवा क्यूबॉइडिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे ताकि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर का निकाल पाए। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 3 पे। मैं आपको बताऊं, यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज का अमाउंट अगर इक्वल हो तो किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है और यहां पर एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस है। दोनों क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज Q है। तो आप जानते हैं गॉस थ्योरम से इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। उसी तरह से इस क्लोज सरफेस का सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस जिसके अंदर का भी चार्ज कितना है, Q है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसका भी टोटल फ्लक्स जो होगा अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। आप देख सकते हैं यहां पर स्फेरिकल क्लोज सरफेस है और यहां सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस है। इसके अंदर का भी चार्ज Q है, इसके अंदर का भी चार्ज Q है और आप देख सकते हैं दोनों का फ्लक्स जो है सेम है। यानी किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के
शेप पर डिपेंड नहीं करता है। पहला इंफॉर्मेशन। इसी तरह से देखिए मैं आपको दूसरा जानकारी दे रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है और यहां पे थोड़ा सा बड़ा स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। दोनों के अंदर का चार्ज Q है। इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी Q/ε0 हो जाएगा। उसी तरह से इस वाले क्लोज सरफेस का भी टोटल फ्लक्स अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। आप देख सकते हैं यहां का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही है जितना यहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज अगर इक्वल अमाउंट का हो तो किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। साइज बड़ा है कि छोटा, उससे फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर कोई चार्ज हो यहां पर, इस चार्ज के कारण यहां पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा हो। आप देख सकते हैं इस चार्ज को इनक्लोज करने वाला एक क्लोज सरफेस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्लोज सरफेस है इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर इस क्लोज सरफेस के साइज को बड़ा कर दिया जाए तब भी इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कितना होगा? 4 ही होगा। यानी किसी चार्ज को इनक्लोज करने वाले क्लोज सरफेस के साइज के बड़ा छोटा होने से उस क्लोज सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज नहीं करता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को फ्लक्स कहते हैं। यानी फ्लक्स भी किसी क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए तीसरा इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। यहां पर एक हमने क्लोज सरफेस लिया स्फेरिकल और यहां पर भी स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया। यहां पर अंदर में चार्ज है Q जो कि सेंटर पे रखा हुआ है और यहां पर भी अंदर में चार्ज है Q जो कि इसके सर्कमफ्रेंस के बगल में है। अब देखिए यहां का टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q/ε0 हो जाएगा और यहां का भी टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर के चार्ज का 1/ε0। आप देख सकते हैं दोनों फ्लक्स जो है सेम है। आप देख सकते हैं दोनों स्थितियों का फ्लक्स सेम है। किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अंदर में चार्ज सेंटर पे है कि किनारे में है कि कोने में है, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल चार्ज अंदर होना चाहिए। यानी किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर में जो चार्ज है उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका पोजीशन सेंटर पे है कि किनारे पे है कि कोने में, इससे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी चार्ज के अंदर के चार्ज के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला डिपेंड नहीं करता है। अब इस तीनों बात को हम कंक्लूड करके आपको सुना दे रहे हैं। किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, उस क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है और उस क्लोज सरफेस के इनसाइड के चार्ज के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये रहा हम लोग का तीसरा टिप। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा टिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 4 पे। मैं आपको बताऊं, गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के इनसाइड के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d का इंटीग्रेशन उस पर हम लोग सर्किल दे देते हैं और इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। लेकिन ऐसा फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब चार्ज जो है एयर या वैक्यूम में होता है। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर गॉस थ्योरम अगर हम लोगों को लिखना हो, यहां पर देख सकते हैं आप, फॉर ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, अगर एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ पे ε0 की जगह पे हम लोग ε लिखेंगे। यहाँ पे गॉस थ्योरम के फॉर्मूला में ε0 ना लिखकर हम लोग ε लिखेंगे और यह जो ε जो होगा, यहाँ पर ε जो होगा उस मीडियम का परमिटिविटी होगा। यहाँ पे देखिए परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद होगा, εr इज इक्वल टू ε/ε0। तो उस हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं ε इज इक्वल टू ε0 ε r। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पे आगे चेंज करके भी लिख सकते हैं। यहां पर Q अब बाई
इप्सिलॉन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। जहां पर इप्सिलॉन आर जो है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है। इस रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको के से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर के से डिनोट करके लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इस तरह से मैंने इस टिप में आपको यह बताया कि अगर गॉस थ्योरम को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लिखना हो तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये मैंने इस टिप में बताया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे टिप नंबर 5 पे। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 5 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 क्यूब लिया है, दोनों क्यूब के अंदर चार्ज क्यू है, लेकिन पहले वाले क्यूब के अंदर जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले क्यूब के अंदर जो चार्ज है वो उसके किनारे पे कोने में रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं इन दोनों क्यूब से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, और इस भी क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा गॉस थ्योरम से अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। आप जानते हैं कि चार्ज अंदर अगर इक्वल है तो इक्वल फ्लक्स पास करेगा। चार्ज अंदर में सेंटर पे है कि किनारे पे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जितना फ्लक्स पास कर रहा है इस वाले क्यूब से उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले क्यूब से भी पास कर रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि चार्ज सेंटर पे है इसलिए इसके जितने भी फेसेज हैं, जितने भी सरफेसेज हैं, सबसे इक्वल फ्लक्स पास कर रहा है। फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर इस क्यूब से टोटल पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3000 है तो इसमें टोटल 6 सरफेसेज होते हैं, तो ईच सरफेस से 500 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास करेगा। लेकिन इसके अंदर चार्ज क्यू है तो इससे भी टोटल 3000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, लेकिन किसी सरफेस से ज्यादा पास करेगा इसमें और किसी सरफेस से कम पास करेगा, क्योंकि चार्ज जो है सेंटर पे ना होकर किनारे में है। यानी कहने का मतलब किसी क्लोज सरफेस में अगर n सिमेट्रिक फेसेज हैं और चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है तो उसके ईच फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू each face, each surface is equal to, अगर टोटल फ्लक्स इससे 5 पास कर रहा है, अगर इसमें नंबर ऑफ सरफेसेज n है तो इससे प्रत्येक सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स 5/n हो जाएगा। 5 की जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, q/ε0। तो ये फॉर्मूला कंक्लूड होकर हो जाएगा n/ε0। तो इस वाले टिप में हमने आपको बस यही बताया कि सिमेट्रिक फेस रखने वाले किसी क्लोज सरफेस के अगर सेंटर पे चार्ज हो तो उसके ईच सरफेस से इक्वल अमाउंट का फ्लक्स जो है पास करेगा। यानी उसके ईच सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स निकालने के लिए उसके टोटल फ्लक्स में उसके नंबर ऑफ सरफेसेस से हम लोग डिवाइड कर देंगे, बशर्ते कि चार्ज सेंटर पे होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।